हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। भारत के इतिहास में इससे बड़ा आईपीओ पहले कभी नहीं आया। ये सबसे बड़ा आईपीओ है जो अभी आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं एलआईसी के बारे में, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में, जिसका आईपीओ आने वाला है। क्या आपको इस आईपीओ में निवेश करना चाहिए? दूसरों के व्यू पे मत जाइए, थोड़ा खुद का रिसर्च भी कीजिए। जी हाँ दोस्तों, आज इस वीडियो के द्वारा मैं आपको ये बताने वाला हूं कि जो एक कंपनी आईपीओ लेके आती है उसका रिसर्च कैसे करें, कैसे आप इंडिपेंडेंटली एक डिसीजन ले कि इसमें एप्लीकेशन करना चाहिए या नहीं। दोस्तों, मेरा नाम विष्णु अग्रवाल है। मैं एक कंपनी सेक्रेटरी हूं और पैशन से एक एंटरप्रेन्योर। आज मैं इस वीडियो के द्वारा आपको ये बताने जा रहा हूं कि क्या आपको एलआईसी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। और ये मैं नहीं बोलूंगा, आप खुद डिसीजन लेंगे, और वो डिसीजन कैसे लेंगे, वो रिसर्च कैसे करेंगे, ये आज हम जानेंगे इस वीडियो के द्वारा। तो वीडियो थोड़ा लेंदी हो सकता है दोस्तों, लेकिन वीडियो को अंतिम तक जरूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो शुरुआत करें। दोस्तों, जब भी कोई कंपनी, इंडियन कंपनी आईपीओ लेके आती है, दे हैव टू फाइल एंड फ्यू डॉक्यूमेंट्स विद सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी के पास उनको कुछ डॉक्यूमेंट फाइल करना पड़ता है। उस डॉक्यूमेंट में जो सबसे अहम डॉक्यूमेंट होता है वो है रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस एक ऐसी डॉक्यूमेंट है जहां कंपनी का पूरा इतिहास और वो फ्यूचर में क्या करने वाले हैं और उसका सारा चिट्ठा रिकॉर्डेड रहता है। ये डॉक्यूमेंट एक इंटरमीडिएट, सेबी रजिस्टर्ड इंटरमीडिएट, जिसे हम इन्वेस्टमेंट बैंकर या मर्चेंट बैंकर कहते हैं, वो फाइल करते हैं, जिसे कि एक इश्यूअर कंपनी, मतलब जो कंपनी आईपीओ लेके आ रही है, वो अपॉइंट करती है। तो दोस्तों, आज हम स्टडी करेंगे इस रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस को और देखेंगे एलआईसी अपने रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में क्या क्या लिखी है और उसने अपना आगे का बिजनेस के बारे में क्या गाइडेंस दिया है, और समझेंगे ऐसे बहुत सारी बातें जो कि पब्लिक डोमेन में होती तो है लेकिन हमें पता नहीं रहती। तो क्या आप तैयार हैं दोस्तों? अभी मैं अपना स्क्रीन शेयर करने वाला हूं, जहां मैं आपको यह बताऊंगा कि कैसे आप एक कंपनी का रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस खोज सकते हैं और उसको कैसे देख सकते हैं, कौन कौन सा ऐसा पार्ट है जिसे आपको ज्यादा फोकस करना चाहिए। तो दोस्तों, चलते हैं अब मेरे कंप्यूटर स्क्रीन। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, हम लोग अभी हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे। अभी हम लोग यहां पे टाइप करेंगे www.sebi.gov.in। करेक्ट। ये sebi.gov.in जो है, ये सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे काफी टैब्स दिख रहे हैं, जिसमें हम फाइलिंग में जाएंगे। फाइलिंग में पब्लिक इशू के अंडर रेड हेरिंग डॉक्यूमेंट, जैसे कि मैंने कहा, रेड हेरिंग डॉक्यूमेंट ही एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जहां हम एक आने वाला आईपीओ लाने वाली कंपनी का हम एनालिसिस कर पाते हैं। जैसे ही हम इसको क्लिक करेंगे, पहला नाम जो हमें दिख रहा है दोस्तों, उसका नाम है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को हम जैसे ही क्लिक करते हैं, आप देख पा रहे हैं अब उसका फाइल अपलोड हो रहा है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, फाइल डाउनलोड हो चुकी है। अभी हम इसे लोकल पीसी यानी पीसी में डाउनलोड कर लेंगे, ताकि हम इसे सहज तरीके से पढ़ पाएंगे। तो हम इसे ये डाउनलोड बटन में क्लिक करके इसको डाउनलोड करें। दोस्तों, अब ये फाइल डाउनलोड हो चुकी है। अब हम इसे स्टडी करेंगे। तो पहला जो पेज हम देख पा रहे हैं, इसे कवर पेज कहते हैं। आपको ये बता दें कि ये जो इन्वेस्टमेंट बैंकर्स, मैंने जो कहा आपको, जो इंटरमीडिएट्स ये प्रोस्पेक्टस फाइल करती है सेबी के साथ, ये सारा एक गाइडलाइंस के दायरे में करती है, जिसे हम आईसीडीआर रेगुलेशंस कहते हैं। आईसीडीआर रेगुलेशंस मतलब सेबी ने ऑलरेडी एक रेगुलेशन बना रखी है। उस रेगुलेशन के तहत सारे इंटरमीडिएट्स को, जो भी कंपनी आईपीओ लेके आती है, सारा फाइलिंग करना पड़ता है। तो एलआईसी के केस में भी वैसा ही हुआ है। जैसे ही हम देख पा रहे हैं, ये जो कवर पेज है, यहां पे सबसे पहले इंफॉर्मेशन है कंपनी के बारे में, कंपनी की ईमेल आईडी, वेबसाइट वगैरह ये। लेकिन ये हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एलआईसी को सब जानते हैं। हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है, मैं वो पार्ट आपको बता रहा हूं। देखिए, पहले ही दोस्तों यहां पे दिया है टाइप, जिसे हम कह रहे हैं ऑफर फॉर सेल। ये ऑफर फॉर सेल मतलब क्या है? दो तरह के इश्यूज आते हैं जब आईपीओ आते हैं। एक होता है फ्रेश इश्यूज, एक होता है ऑफर फॉर सेल। फ्रेश इश्यू मतलब जब कंपनी खुद से इश्यू करती है शेयर्स, मतलब उसका जो पैसा आएगा वो कंपनी में आता है। मतलब मान लीजिए किसी कंपनी की शेयर्स आईपीओ के पहले 1 करोड़ शेयर्स है, तो वो बोलती है मैं 10 लाख शेयर्स और
इशू करूंगी तो कंपनी का बाद में शेयर्स कितना हो जाता है 1,10,00,000 शेयर्स। तो वो जो 10 लाख शेयर्स इशू करती है उसका जो पैसा आता है वो पैसा कंपनी के अंदर आता है, इसलिए उसे फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स करता है। ये आईपीओ के अंदर ही मैं बता रहा हूं, लेकिन यहां फ्रेश इशू नहीं लिखा हुआ है, यहां ऑफर फॉर सेल हो रहा है। यहां क्या हो रहा है कि 1 करोड़ जो शेयर्स है उसमें से और शेयर्स नहीं इशू हो रहे हैं, बल्कि 1 करोड़ शेयर में से जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है कुछ अपने शेयर्स बेच दे रहे हैं। मतलब ऑफर फॉर सेल के बाद भी नंबर ऑफ शेयर्स कंपनी का वही रहता है जो बिफोर द आईपीओ रहता है। और इसका जो पैसा आता है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, इसका जो पैसा आता है वो शेयर होल्डर के खाते में आता है, ना कि कंपनी के खाते में। तो दोस्तों यहां पे जो एलआईसी का आईपीओ आ रहा है ये ऑफर फॉर सेल है, मतलब गवर्नमेंट अपना शेयर बेच रही है, फ्रेश इशू नहीं ला रही है, इसलिए इसका जो पैसा है वो गवर्नमेंट के खाते में आ रही है, ना कि एलआईसी के कंपनी के खाते में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो आईपीओ से पैसा लेने का बात कर रही है एलआईसी, वो गवर्नमेंट के खाते में जा रही है। सेकंड, ये कितना शेयर्स ले रही है, यहां पे एक शेयर्स का नंबर दिया हुआ है, और ये आगे हम देखेंगे इसका कौन बेच रहा है शेयर्स। जैसा कि हम जानते हैं एलआईसी गवर्नमेंट ओन्ड है, गवर्नमेंट ओन्ड है मतलब इसके शेयर सोल ओनर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं। तो यहां पे दिया हुआ है, देखिए दोस्तों, क्या नेम ऑफ द सेलिंग शेयर होल्डर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्टिंग थ्रू द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यही कोई अगर प्राइवेट कंपनी या पब्लिक और कोई कंपनी होती, नॉन गवर्नमेंट कंपनी होती, तो यहां पे पर्टिकुलर उस शेयर होल्डर का नाम लिखा होता जो ऑफर फॉर सेल लेके आ रहे हैं, मतलब अपना शेयर्स बेच रहे हैं। इनका कैटेगरी टाइप है, और ये देखिए, ये जानना जरूरी है आपके लिए, क्या ये किस रेंज में क्या शेयर्स लेके आ रही है। ये वाला जो पोर्शन होता है दोस्तों, ये सबसे इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि यहां पे आपको सारी वो इंफॉर्मेशन मिल जाते हैं प्राइस रिलेटेड, जो कि इस आईपीओ से जुड़ा हुआ होता है। जैसे यहां पे लिख रहा है कि 2 से 949 के बीच में ये शेयर्स इशू होंगे। 45 रुपया का डिस्काउंट मिलेगा किसको, रिटेल इंडिविजुअल बिडर्स को। जो रिटेल बिडर्स है उनको 45 का डिस्काउंट, और जो रिटेल इंडिविजुअल भी है लेकिन पॉलिसी शेयर होल्डर्स है उनको 60 रुपया का डिस्काउंट। तो ये अहम बात है आपको जानने के कि आप क्या है, अगर आपको 60 रुपया का डिस्काउंट लेना है, मतलब आप एक अगर पॉलिसी होल्डर है, तो आप जब फॉर्म भरेंगे एलआईसी का, तो वहां पे टिक करना पड़ेगा या क्लिक करना पड़ेगा आपको कि आप एक पॉलिसी होल्डर हैं, ताकि आपको 60 रुपया का डिस्काउंट मिल जाए। दोस्तों अब हम जब स्क्रॉल करके आते हैं, यहां पे काफी नाम दिख रहे हैं जिसको हम लोग, जिसके ऊपर हेडिंग दिया हुआ है बुक रनिंग लीड मैनेजर। जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये डॉक्यूमेंट, ये प्रोस्पेक्टस एक सेबी रजिस्टर्ड इंटरमीडिएट फाइल करती, क्योंकि इस आईपीओ का साइज इतना बड़ा है। आप देखिए यहां पे कितने इन्वेस्टमेंट बैंकर्स या लीड मैनेजर्स इन्वॉल्व है। कोटक महिंद्रा 1, एक्सिस कैपिटल 2, बीओएफ सिक्योरिटीज 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये आईपीओ 10 इन्वेस्टमेंट बैंकर्स लेके आ रहे हैं। हर एक इन्वेस्टमेंट बैंकर्स का जो पर्सन लीड कर रहा है उसका नाम मिलेगा और उसका फोन नंबर भी। कोई भी आपको डाउट हो तो यू कैन राइट अबाउट द आईपीओ, इनके ईमेल आईडीज पे आप लिख भी सकते हैं। तो दोस्तों ये इतना ही ट्रांसपेरेंट प्रोसेस होता है कि आपके पास सारे इंफॉर्मेशन रहते हैं, आपको कुछ क्वेरीज भी रहती है तो आप डायरेक्टली वो क्वेरीज के बारे में पूछ सकते हैं। रजिस्ट्रार्स इसके केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड है, और ये एक टाइम पीरियड दिया हुआ है। तो ये थी बात कवर पेज की। अब हम और नीचे स्क्रॉल करके आते हैं टेबल ऑफ कंटेंट्स में। दोस्तों एक बार सिर्फ नजर घुमाइए कि इस डॉक्यूमेंट में क्या है। जैसे कि हम देख पा रहे हैं इसमें 643 मतलब 643 पेजेस का डॉक्यूमेंट है। आप सोच रहे हैं कितना इंफॉर्मेशन है। एक बार आप अगर इस इंफॉर्मेशन को स्टडी कर ले अच्छा से, तो आपको एलआईसी के बारे में मोर और लेस सारा चीज पता चल जाएगा। या ऐसी कोई भी कंपनी जो आईपीओ लेके आ रही है उसका अगर ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस आप सही से पढ़ ले तो आपको सारा चीज पता चल जाएगा। लेकिन आज मैं आपको इसमें यह बताने वाला हूं कि कौन से ऐसे अहम पार्ट है जिसको आपको ज्यादा फोकस करना चाहिए या जिसको आप देखना चाहिए आप। तो यहां पे देखिए, ये सबसे पहले तो है कि ये ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस 10 सेक्शंस में बांटे हुए हैं। सेक्शन 1 जनरल है, जहां की जनरल बातें लिखी हुई रहती है कंपनी से। सेक्शन 2 बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए इस प्रोस्पेक्टस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट सेक्शन 2 है, रिस्क फैक्टर्स, जहां हमको कंपनी खुद से यह बताती है कि मेरे बिजनेस में क्या क्या रिस्क है। याद है आपको मैंने बताया था कि सेबी की गाइडलाइंस है, उसके हिसाब से आपको एक प्रोस्पेक्टस बनाना पड़ता है। दोस्तों इस रिस्क फैक्टर्स में
कंपनी ये बता देती है कि कहाँ उसके बिजनेस गलत हो सकता है, कहाँ क्या क्या गलत है, कहाँ घोटाला है, कहाँ उसके पेनल्टी लगी हुई है, या कहाँ गवर्नमेंट कोई डिपार्टमेंट का उस पर केस चल रहा है। तो ये रिस्क फैक्टर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरा है इंट्रोडक्शन, जहां ऑफर और आईपीओ के बारे में सारी बातें लिखी हुई रहती है। चौथा है अबाउट आवर कॉर्पोरेशन, मतलब इनके मैनेजमेंट, प्रोमोटर, ये सब रहते हैं। फाइनेंशियल, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कंपनी का वैल्यूएशन, इंट्रिंसिक वैल्यू या कोई भी वैल्यू होता है मार्केट में, वैल्यू वो डिटरमाइन होता है उसके प्राइसेस के। तो ये फाइनेंशियल्स के ऊपर, तो ये फाइनेंशियल्स जानना बहुत जरूरी है। फिर लीगल और अदर इंफॉर्मेशन है, ऐसे ही और 5 सेक्शंस है दोस्तों। तो हम लोग अब बात करेंगे सबसे पहले रिस्क फैक्टर। तो ये फोल्डर इतना देखने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप एक तो इनका पेज नंबर नोट करके डायरेक्ट पेज नंबर टाइप करके उसमें भी जा सकते। दूसरा आपका और एक तरीका है कि आप अगर इस पे क्लिक करते हैं तो ये आपको डायरेक्टली उस पेज पे ले जाएंगे। तो मैं अगर रिस्क फैक्टर्स, ये लिंक किया हुआ पेज रहता है जो कि ऑनलाइन आपको मैंने दिखाया कैसे अवेलेबल है। तो जैसे ही हम रिस्क फैक्टर में क्लिक करते हैं दोस्तों, रिस्क फैक्टर वाला पेजेस खुल जाता है। यहां पे बहुत सारे इंफॉर्मेशन लिखे हुए हैं, लेकिन आपको मैं कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूं। पहला पॉइंट जो है इसमें वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या रिस्क रिलेटेड टू आवर बिजनेस। ये इंटरनल रिस्क है बिजनेस का, जो कि बिजनेस कंपनी ओनर खुद बता रही है कि भैया मेरे बिजनेस में ये प्रॉब्लम है, आपको अगर ये इन्वेस्ट करना है तो ये पहले से जान लीजिए, बाद में आप मत बोलिएगा, क्योंकि मैं तो ये बोलने वाला हूं कि मैंने तो जो प्रॉब्लम मेरी कंपनी में थी मैंने आपको पहले से ही बता दी थी, फिर भी आपने इन्वेस्ट किया। तो पहला क्या प्रॉब्लम है ये बता रहा है कंपनी, द ऑनगोइंग कोविड-19 पेंडेमिक कुड एडवर्सली अफेक्ट ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ आवर बिजनेस इंक्लूडिंग restricting the ability of our agent to sell our product, in significant increase in our expenses वगैरह वगैरह। मतलब सिंपल भाषा में ये बोल रहा है कंपनी कि कोविड-19 जैसा अगर और स्ट्रेच हुआ तो हमारा बिजनेस हैम्पर हो सकता है, हमारा सेल्स डाउन हो सकते हैं, हम कम पॉलिसीज बेच सकते हैं क्योंकि हमारे एजेंट्स बाहर नहीं निकलेंगे, एजेंट्स पॉलिसी होल्डर्स या नए पॉलिसी होल्डर्स को विजिट नहीं कर पाएंगे, और दूसरा हमारा खर्चा भी बढ़ सकता है। तो दोस्तों सोच लीजिए, ये पहले ही कंपनी बता रही है कि कोविड हो जाएगा या ऐसा सिचुएशन हो जाएगा तो मेरा बिजनेस और डिटोरिएट कर सकता है। ये था पहला पॉइंट। सेकंड, ऐसे रिस्क फैक्टर्स बहुत सारे हैं, तो जैसे आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5, यहां पे इसी पॉइंट के अंदर में देखिए एक टेबल बनाई हुई है जो कि पेज नंबर 25 पे अवेलेबल है। दोस्तों आप भी ये बात करते करते आप भी खोल लीजिए जैसे मैंने बताया, और एक डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर लीजिए और देखिए कैसे हो रहा है। 25 नंबर पॉइंट पे एक टेबल दिया हुआ है। इस टेबल में ये LIC ये बता रही है क्या उनका कितना पॉलिसीज इश्यूज हुआ है, कब कब। फर्स्ट क्वार्टर ऑफ फिस्कल 2009, मतलब 2019-20 का पहला क्वार्टर में LIC ने इंडिविजुअल पॉलिसी 3.55 इशू की थी और ग्रुप पॉलिसी 3.31, जो कि टोटल 6.86 है। देखिए वो घट के 21-20 के जो फिस्कल है वहां पे वो आ गया है 4.35, मतलब 3.55 जो इंडिविजुअल पॉलिसी 2019-20 के पहले क्वार्टर में LIC इशू करती थी, आज वो LIC इशू करती है 1.91। मतलब ऑलमोस्ट हम बोल सकते हैं कि इंडिविजुअल पॉलिसीज में 50% का डिक्लाइन आया है। सेकेंड क्वार्टर ऐसे, थर्ड क्वार्टर, आप ऐसे ही इसको कंपेयर कर सकते हैं और देख सकते हैं कि बिजनेस में क्या मूवमेंट हुआ है, बिजनेस अच्छा हुआ है या खराब हुआ है, या कितने पॉलिसीज क्या इशू की है। अब हम आगे आ जाते हैं दोस्तों, 1 2 3 4 ऐसे करके बहुत सारे पॉइंट है। तो मैंने पॉइंट 1 कवर किया है, जैसा कि मैंने बोला था मैं सिलेक्टिव पॉइंट्स कवर करूंगा। अभी मैं पॉइंट 4 नंबर कवर करने वाला हूं। क्या बोलता है 4 नंबर पॉइंट? 4 नंबर पॉइंट ये बोल रहा है कि सेग्रीगेशन ऑफ सिंगल कंसोलिडेटेड लाइफ फंड ऑफ आवर कॉर्पोरेशन इनटू 2 सेपरेट फंड्स विच द पार्टिसिपेटिंग पॉलिसी होल्डर्स फंड एंड अ नॉन पार्टिसिपेटिंग पॉलिसी होल्डर्स फंड effective September 30, 2021 may adversely affect our business, financial condition, results of operation and cash flow। ये समझना बहुत जरूरी है। हम और आप हर कोई LIC का पॉलिसी जरूर लेते हैं, अभी नहीं लेते, पहले लिया होगा। वहां पे ये बोलते हैं LIC पॉलिसी एजेंट देने के लिए क्या जो कंपनी LIC का जो मुनाफा होगा उस मुनाफा में से आपके पॉलिसी को बोनस मिलेगा,
और वो बोनस हर साल ऐड होते जाएगा और लास्ट में एक फाइनल बोनस मिलेगा। तो ये पॉलिसी जो बोनस मिलती है इसको बोलते हैं प्रॉफिट लिंक्ड पॉलिसी। मतलब कॉर्पोरेशन का, एलआईसी का जो प्रॉफिट होगा उससे लिंक करके आपको मिलेगा। अगर कोई साल प्रॉफिट ज्यादा हुआ तो ज्यादा बोनस मिलेगा, कोई साल प्रॉफिट कम हुआ तो कम बोनस मिलेगा। इस पैराग्राफ में, इस पॉइंट में एलआईसी ये कह रही है कि जो उनका सिंगल कंसोलिडेटेड लाइफ फंड था उसको दो फंड में हो गया। एक हो गया पार्टिसिपेटिंग फंड, एक हो गया नॉन पार्टिसिपेटिंग फंड। मतलब वो एक फंड जो बनाया हुआ था लाइफ फंड जिससे बोनस वगैरह ये सब दिया जाता था, उस फंड को दो भाग में भाग कर दिए गए अभी। एक हो गया उन पॉलिसी होल्डर्स के लिए जिसका पॉलिसी प्रॉफिट से लिंक्ड है उनके लिए, और एक पॉलिसी उन पॉलिसी होल्डर्स के लिए जिनका प्रॉफिट से लिंक नहीं है। बोले ये करने से हमारा बिजनेस में और रेवेन्यू में ड्रॉप आ सकता है, हमारा बिजनेस कम हो सकता है, हमारा जो हर महीने कैश फ्लोज आता है वो कम हो जाएगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है क्योंकि ये इंप्लीमेंटेशन जो हुआ है ये सितंबर 30, 2021 से हुआ है। तो आज तक का जो प्रोजेक्शंस या जो डेटा आपको एलआईसी में प्रॉफिट दिख रहा है, आने वाले दिनों में ये उतना नहीं हो सकता है, ये एलआईसी खुद कह रही है। अब हम आ रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट में जो कि पॉइंट नंबर 5 है। ये पॉइंट मैंने पहले ही कवर कर लिया है जब हम कवर पेज डिस्कस कर रहे थे। यहां पे दोस्तों एलआईसी बोल रही है द एंटायर नेट प्रोसीड्स मतलब जो पैसा मेरा आईपीओ के बाद आएगा विल बी पेड टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बिकॉज प्रेसिडेंट इज एक्टिंग थ्रू द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो ये बोल रहे हैं कि सारे पैसे प्रेसिडेंट को चले जाएंगे, गवर्नमेंट को चले जाएंगे, तो कंपनी में कुछ भी नहीं आएगा बिकॉज द कॉर्पोरेशन विल नॉट रिसीव एनी प्रोसीड्स ऑफ द ऑफर। आप समझ पा रहे, अगर मतलब ये जो आईपीओ से पैसा आ रहा है, मैं अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं करूंगा क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं आ रहे, पैसे आ रहे शेयर होल्डर के पास। इसके शेयर होल्डर कौन है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किसके थ्रू काम कर रहे हैं? थ्रू द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। अब आ रहे नेक्स्ट पॉइंट जो कि पॉइंट नंबर 6 है। बोल रहा है सर्टेन इन्वेस्टमेंट्स ऑफ आवर कॉर्पोरेशंस, पेंशंस, ग्रुप एंड लाइफ एन्युटी फंड्स व्हिच हैड प्रीवियसली invested in approved investment have been reclassified as other investment, and as such other investment have not been transferred to the shareholders fund as amortized cost after 90 days. फिर देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बोल रहे हैं आवर कॉर्पोरेशन इज नॉट इन कंप्लायंस विथ IRDA मास्टर सर्कुलर। एक कंपनी खुद ही बोल दे रही है कि मेरा जो गवर्निंग बॉडी है, इंश्योरेंस कंपनीज का गवर्निंग बॉडी कौन है दोस्तों? IRDA। ये खुद ही बोल दे रही है कि हमने कुछ ऐसा किया है जो IRDA से, इसलिए हम कंप्लायंस में नहीं है। इससे डिसीजन नहीं बनता है क्या इस कंपनी खराब है या अच्छा है, लेकिन ये कुछ ऐसे पॉइंट्स है जो आपके दिमाग में जरूर रहना चाहिए बिफोर यू इन्वेस्ट इनटू एनी कंपनी। इसलिए रिस्क फैक्टर वाला चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो कि पॉइंट नंबर 8 है। एट द 8 में हमें क्या बोल रहे हैं? As at the date of red herring prospectus, our corporation holds 25.34% of the paid up equity share capital of ILFS. However, ILFS has not been considered an associate for the purpose of consolidation in our corporation's consolidated financial statement. देखिए दोस्तों कितना बड़ा स्टेटमेंट है। एक कंपनी जो आईपीओ लेके आ रही है LIC, वो बता रही है कि आज के दिन में 25.34%, 34% शेयर्स हम ILFS का होल्ड कर रहे हैं। अब मुझे बताना नहीं है कि ILFS क्या है, आपको सब पता है कि ILFS से क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। तो LIC ये बता दे रही है, ये ड्राफ्ट हेयरिंग प्रोस्पेक्टस में ये डिस्क्लोजर दे रही है कि ये कंपनी का हमारे पास 25.34% होल्डिंग है, कॉल आपको लेना है। तो रिस्क फैक्टर्स अभी हमने कवर किया। अब हम आ गए हैं द ऑफर वाले पेज पे, द ऑफर चैप्टर में आ गए हैं, जहां हमें ये सेक्शन 3 का पार्ट है, जहां हमें इस आईपीओ और इस ऑफर के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। पहला कॉलम में हमको दिख रहा है क्या, पहला रो में हमको दिख रहा है कि आईपीओ कितने शेयर्स का आने वाला है। तो दोस्तों ये इतने शेयर्स का आईपीओ आने वाला है। एम्प्लॉयज के लिए इतना शेयर्स रिजर्व्ड है, पॉलिसी होल्डर्स के लिए इतने शेयर्स रिजर्व्ड है, तो नेट ऑफर इतने का है। तो दोस्तों ये पेज इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि आपको ये पता रहे कि कितने शेयर्स
एक कंपनी आईपीओ बाजार में छोड़ रही है। कई बार हम लोग देखते हैं कि इतनी कंपनियां इतनी शेयर्स तो छोड़ती है, लेकिन हम जितना अप्लाई करते उतना नहीं मिलते। उसका कारण ये दोस्तों, ये जो नंबर ऑफ शेयर्स ये कंपनी अप्लाई छोड़ रही है, इससे ज्यादा जब एप्लीकेशन हो जाता है तब वो प्रोराटा बेसिस में अलॉटमेंट होता है, और तब कंपनी जितनी शेयर्स, जितना एप्लीकेशन गिरता है, सारे एप्लीकेशन होल्डर्स को, सारे एप्लीकेंट्स को शेयर्स नहीं दे पाती। तो ये एक दूसरा चैप्टर है एक ड्राफ्ट ट्रेडिंग प्रोस्पेक्टस में जो आपको देखना चाहिए। तीसरा, आवर मैनेजमेंट, एक बहुत ही अहम चैप्टर है जो कि आपको देखना चाहिए। यहां पे देखिए आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सारे डिटेल मिलेंगे कि कौन कौन कंपनी में डायरेक्टर्स हैं और उनके बारे में और भी सारे डिटेल्स। सबसे अहम डिटेल्स जो है, देखिए एड्रेस वगैरह तो सब ठीक है, लेकिन सबसे अहम डिटेल्स जो है कि वो और कौन सी कंपनी में डायरेक्टर है, ये भी मिल जाता है। ये जो राइट साइड में कॉलम है यहां पे मिल जाए। देखिए यहां पे कुछ फॉरेन कंपनीज लिख रहा है। क्या आपको आज से पहले पता था कि लंका में भी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन अपना LIC का एक सब्सिडियरी कंपनी है? वैसे ही नेपाल में है, सिंगापुर में है, बांग्लादेश में भी है। जी हाँ दोस्तों, तो ये पेज में आपको ये पता चलेगा कि आप जिस कंपनी में निवेश करने जा रहे हैं उस कंपनी को मैनेज कौन करता है। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। लास्ट में एक चैप्टर है जो कि जिसे हम MDA एनालिसिस कहते हैं। MDA एनालिसिस मतलब जहां आपको मैनेजमेंट सारे अपने एनालिसिस या आगे के फ्यूचर बताते हैं। ये चैप्टर पढ़ना बहुत जरूरी है ताकि आपको ये समझ में आएगा कि मैनेजमेंट बिजनेस का क्या सोचता है और वो कैसे सिचुएशंस को एनालिसिस करता है। लास्ट में दोस्तों एक अहम चैप्टर मैं आपको बताने जा रहा हूं जिसका नाम है ऑफर स्ट्रक्चर। तो दोस्तों लास्ट जो मैं आपको बताने वाला हूं, जो चैप्टर आपको देखना है, वो है बेसिस फॉर ऑफर प्राइस। बेसिस फॉर ऑफर प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से आप ये आइडिया लगा सकते हैं कि जो प्राइस में आईपीओ आ रहा है वो बाजार के दूसरी कंपनियों के तुलना में एक्सपेंसिव है या सस्ता है। तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट ये पेज अब मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप इसको एनालिसिस कर सकते हैं। जैसे ही आप बेसिस फॉर ऑफर प्राइस में जाते हैं, यहां पे आपको पहला जो मिलता है क्वांटिटेटिव फैक्टर्स के अंदर में, क्या इस कंपनी का EPS क्या है। तो यहां पे आप दोस्तों देखिए ये कंपनी LIC का EPS दिखाया हुआ है, राइट। अब जब हम नीचे आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बता रहा है कि इनका जो अर्निंग है, प्राइस अर्निंग रेशियो कितना बैठता है LIC का, डिपेंडिंग अपॉन द प्राइस जिसपे ये IPO ला रहे हैं। तो ये IPO कितना में ला रहे हैं, 902 से 949, जो कि हमने कवर पेज में देख लिया था। तो ये बता रहे हैं क्या जो 21 की कमाई है LIC की, उसके बेसिस पे अगर 902 में IPO आता है, 902 में IPO का कट ऑफ प्राइस होता है, तो इसका P होगा 191.82, मतलब 200, ऑलमोस्ट 200 P मल्टीपल पे ये ला रहे हैं। और अगर ये 949 पे आता है, मतलब कैप प्राइस में आता है, तो इसका P होगा 201.9। अब ये एक्सपेंसिव है ना चीप है, ये आपको एनालिसिस करना। इंडस्ट्री पीयर ग्रुप पी रेशियो, ये इस सेक्शन में आपको ये बताया जाता है क्या आप की जो कंपनी जिस इंडस्ट्रीज में है उसके बाकी कंपनीज का क्या पी रेशियो है। तो ये बता रहे हैं कि LIC इंश्योरेंस कंपनी में, तो इंश्योरेंस कंपनी में हाईएस्ट पी 82 का है और लोएस्ट पी 78 का है। तो दोस्तों देखिए कितना स्ट्रक्चर्ड वे में डेटा देना पड़ता है, सब कुछ कंपनी को बता देना पड़ता है एक ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में। यहां पे फिर आप रिटर्न और नेटवर्थ दिया हुआ है और आगे नेट एसेट वैल्यू। इसके बाद दोस्तों फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाला भी चैप्टर है जहां आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यानी फाइनेंशियल नंबर्स को एनालाइज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ ऐसे मैंने आपको चैप्टर्स या ऐसे जगह बोली जहां आप ये देख के एनालाइज कर सकते हैं क्या एक IPO में आपको निवेश करना चाहिए या नहीं। एक कंपनी को जानने के लिए एक प्रोस्पेक्टस से अच्छा डॉक्यूमेंट नहीं हो सकता है। इसलिए आप जो कंपनी में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, अगर वो IPO के तहत करने जा रहे हैं तब तो पढ़ना ही है, लेकिन आप अगर IPO के तहत नहीं, बहुत दिन एक लिस्टेड कंपनी में जा रहे हैं जो कि पहले IPO ला चुकी है, तब भी उसका प्रोस्पेक्टस जरूर पढ़िए, कंपनी का इन डेप्थ आपको नॉलेज मिलेगा। दोस्तों आशा करता हूं ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा।
इससे पहले कि मैं वीडियो अंत करूं, आपको ये मैं बताना ज़रूरी है मेरे लिए कि मैंने इस वीडियो के द्वारा कोई रिकमेंडेशन नहीं दिया है। मैंने सिर्फ ये तरीके बताए हैं आपको जहां से आप एनालाइज कर सकते हैं, और मैं ये बताए हैं क्या कौन सा जगह है जहां आपको एक प्रोस्पेक्टस में देखना चाहिए जिससे आप एक डिसीजन बना सकें। तो दोस्तों, अपना प्यार इस वीडियो को लाइक करके ज़रूर दीजिएगा, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें और शेयर करें। खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।